नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 10th of October 2023 एंड यस, करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, सबसे पहले जो आज का यहाँ पे सेशन में डिस्कशन होगा, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे असम ट्रिब्यून के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तवांग फेस्टिवल के बारे में। तवांग फेस्टिवल जो क्या अरुणाचल प्रदेश का एक मेगा टूरिज्म और मेगा कल्चरल इवेंट है, फेस्टिवल है, वो रिसेंटली ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा। इसीलिए इसी के बारे में बतलाया गया है। वैसे तो देखिए बतलाया गया है दैट इसके बारे में प्रिपरेशंस की जा रही है, राइट। बट अगर इस फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये अनडाउटेडली नॉर्थ ईस्ट एज अ फुल रीजन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंटली अरुणाचल प्रदेश का। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश का इस फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ों को शोकेश किया जाता है, क्योंकि पहले ही मैंने बोला ना दैट ये एक मेगा टूरिज्म फेस्टिवल है और कल्चरल इवेंट है। मतलब क्या, ऑफ कोर्स यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं इस कल्चरल फेस्टिवल को देखने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश की कौन सी कल्चर को इस रीजन में, इस फेस्टिवल में रिफ्लेक्ट किया जाता है? अनडाउटेडली उनके जो रिच हेरिटेज है, जो क्या उनके पूर्वजों के द्वारा वो रिटेन कर रहे हैं, उनको तो शोकेस किया जाता ही है। बट साथ ही साथ क्योंकि ये रीजन बुद्धिज़्म से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है, तो यस, बुद्धिस्ट रिलीजियस फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत सारे इस रीजन के ट्रेडिशनल डांसेस भी हैं, उसको भी किया जाता है। इंडिजिनस स्पोर्ट्स भी खेला जाता है। फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज भी चलाई जाती है एंड फूड फेस्टिवल्स तो खैर किया ही जाता है। तो ओवरऑल मेजर जो इस फेस्टिवल का अट्रैक्शन रहता है वो है याक डांस और आज इमोहा डांस, जो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देखो, जब हम लोग बात कर रहे हैं तवांग फेस्टिवल के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश सिर्फ और सिर्फ तवांग फेस्टिवल ही नहीं सेलिब्रेट करता, और भी उसके बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो क्या अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं बाय वेरियस डिफरेंट ट्राइब्स दैट आर सिचुएटेड देयर इन द रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, राइट। सो कौन कौन से ट्राइब्स हैं? देखो, जैसे आदिस ट्राइब के द्वारा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसको कहा जाता है मोपिन एंड सोलुंग। मोनपास के द्वारा लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। मिरीश और शेरदुपकेंस के द्वारा बोरीबूट, है ना। अपातानीस के द्वारा द्री, तागिन्स के द्वारा सीदोनी, है ना। इदू मिशमिश के द्वारा रेह और निशीज के द्वारा न्यूकुम। ये वेरियस ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं जो क्या अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, हम लोग जैसे कल के क्लासेस में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर से डिस्कस किया था दैट कुछ प्रोजेक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। उसी के बारे में हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ लिया गया इकोनॉमिक टाइम्स का, और ये 3 जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं ना अरुणाचल प्रदेश से, एक है याक चुरपी, खामती राइस और तांगसा टेक्सटाइल, इन तीनों को जीआई टैग से नवाजा गया है। तो सबसे पहले एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट पहला क्या है? याक चुरपी। यह एक फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है जो क्या यूनिक अरुणाचली याक के जो ब्रीड्स है ना उसके दूध से बनाया जाता है, जिसमें परसेंटेज जो रहता है प्रोटीन का बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और ये कंटेन करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। इनफैक्ट बोला जाता है दैट ये सोर्स है कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई का भी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे खामती राइस के बारे में, जो क्या एक नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो है ना अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर ये राइस बेसिकली खाया जाता है। ये एक स्टिकी राइस है जो कि इसके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट इसको खाने से कहा जाता है दैट डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि डाइजेशन के लिए जो है ना क्या होता है, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, और इस वाले राइस में इनसॉल्युबल फाइबर्स होता है जो क्या ऑफ कोर्स प्रमोट करता है आपके डाइजेशंस को, और गट बैक्टीरियाज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल्स है। नेक्स्ट इज तांगसा टेक्सटाइल। ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में तांगसा जो ट्राइब है उनके द्वारा ये टेक्सटाइल को बनाया जाता है, और टेक्सटाइल इज नोन फॉर देयर एग्जॉटिक डिज़ाइंस एंड कलर्स एज वेल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द हिंदू का। ये न्यूज़ है, यहाँ पे बात किया जा रहा था लिंक्स बिटवीन कॉन्सैग्युइनिटी एंड जेनेटिक डिजीजेस। देखो,
पहले समझते हैं जेनेटिक डिजीजेस, तो आपको समझता है दैट जो वैसे डिजीज जो कि जीन्स है, जीन्स में ट्रांसफ़र होती है, बट एक है लिंक्स बिटवीन कॉन्सैग्विनिटी। कॉन्सैग्विनिटी होता क्या है? कॉन्सैग्विनिटी एक प्रैक्टिस है जिसमें क्लोज रिलेटिव को ही मैरिज कर दिया जाता है। जैसे होता नहीं है दैट कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर को ही मैरिज कर लिया जाता है। समझ लो बात? सो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, एक स्टडी किया गया था जिसमें पाया गया है दैट अभी भी ह्यूमन सोसाइटीज़ में, पर्टिकुलरली एशिया और वेस्ट अफ्रीका में, ये कॉन्सैग्विनिटी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ये एक ऐसा प्रैक्टिसेस है जहाँ पे अराउंड 15 से 20% ऑफ द वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है इसको प्रैक्टिस करता देखता है, जिसमें इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे इंडोगैमस ग्रुप्स है जो क्या अपने कास्ट में ही, अपने ट्राइब में ही शादी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो आपने शायद देखा भी होगा, हाँ दैट होता नहीं है इंडियन सोसाइटी दैट अरे भाई हम तो अपने कास्ट में ही शादी करेंगे, अपने ग्रुप में ही शादी करेंगे, इस टाइप से, राइट। सो कॉन्सैग्विनिटी एंड डिजीजेस, अब अगर एक रिसर्च कैरी आउट किया गया था जिसमें पाया गया था दैट कॉन्सैग्विनिटी जो है वो बढ़ा सकता है द रिस्क ऑफ डिजीजेस। जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ ले लीजिए, इस टाइप के डिजीजेस कुछ है। अब क्या होता है ना दैट अगर आप अपने ही कास्ट में, अपने ही ट्राइब में शादी कर रहे हो ना, तो वो जो डिजीज़ जो क्या पहले से आपके ट्राइब में है, वही डिजीज़ आपके आने फॉरफादर से आप तक जाएगी, राइट, और वही आपके बच्चों में जाएगी। समझ लो बात? तो ये कॉन्सैग्विनिटी इसी को कहते हैं दैट एक बंदे का अगर सोचो दो एक बेटा एक बेटी हुआ, और उनसे भी एक बेटा एक बेटी हुआ, इनसे भी एक बेटा एक बेटी हुआ, और इसके बेटे ने इसके बेटी के साथ शादी कर लिया, तो क्या हुआ? दैट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सैग्विनिटी। सो यू शुड नो अबाउट इट, राइट। ये एक सोसाइटी जो आपका पेपर है GS1 में, आई होप दैट उसमें आपको इससे कुछ ना कुछ फोल्डर पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशंस के बारे में बात की जा रही थी। इनफैक्ट टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट और अपीलेट ट्राइब्यूनल जो है इंडिया में, उन्होंने बोला दैट देखो भाई जो भी जितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो वूट ले लो, अमेजॉन का प्राइम वीडियो ले लो, नेटफ्लिक्स ले लो, डिज्नी हॉटस्टार जहाँ पे अभी आपके मैचेस फ्री में देखे जा रहे हैं, तो ये सब जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ले लो, दे डू नॉट फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंस्टेड बोला जा रहा है दे आर गवर्न बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज रूल्स ऑफ 2021, जो कि नोटिफाई किया जाता है IT मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये डिसीजन जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दोनों ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अटेम्प्ट कर रहे थे दैट कैसे OTT सर्विसेज को रेगुलेट किया जा सके इंडिया में। सो यू शुड नो अबाउट द फैक्ट्स। नेक्स्ट इज नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। दोस्तों आपने पढ़ा होगा ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, वो क्या था? उसी तर्ज पे नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज को इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। ये पहला बोला जा रहा है नेशनल लेवल फ्रेमवर्क है क्लाइमेट सर्विसेज के लिए, और इसलिए इसको जाना जाता है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के नाम से। इसको लीड किया जा रहा है भाई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। इसका मेन एम अगर देख लीजिएगा, ये क्या काम करती है? ये काम करती है दैट क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे वेरी सेक्टर्स होते हैं ना, एग्रीकल्चर सेक्टर होते हैं, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ, वाटर, राइट, इन सारे सेक्टर्स में क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है इनका काम। और जिससे क्या, सोचो ना, अगर एग्रीकल्चर में अगर आपका पहले से क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, राइट, तो इट विल बिकम वेरी मच ईजी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ दैट रीजन और द पीपल ऑफ दैट रीजन। जैसे अगर क्लाइमेट अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बैकफायर करने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल अल नीनो, राइट, अगर अल नीनो के बारे में हमको पहले से ही पता है ना, क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के थ्रू, तो क्या हम लोग इन्फॉर्म डिसीजंस नहीं ले सकते हैं? दैट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप उगाएंगे हम उस समय, समझ रहे हो, जिससे क्लाइमेट का जो रिस्क है उसको हम लोग आराम से मिटिगेट कर सकते हैं। और वही तो बोला गया ना दैट ये जो नेशनल फ्रेमवर्क है फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NFCS भी बोल रहे हैं, तो ये NFCS इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल GFCS, दैट इज ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसका भी क्या एम था, ऑफ जनरेटिंग हाई क्वालिटी क्लाइमेटिक डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, और प्रायोरिटी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर, एनर्जी, हेल्थ, वाटर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यही सब में। और वही तो यहाँ पर भी किया जा रहा है। तो और सवाल होता है इंडिया में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ये क्लाइमेट सर्विसेज को लॉन्च करने का क्या ज़रूरत था? क्योंकि इंडिया में अगर देख लीजिएगा ना, वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड डेटा में हमें गैप्स देखने को मिल रहा है अक्रॉस द इंडिया, पर्टिकुलरली हिमालयन रीजन्स और ओशियंस में अगर देख लोगे, ये गैप हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए इससे क्या होगा, इससे जो लॉन्ग टर्म क्लाइमेट प्रेडिक्शंस है ना, वो करना रिस्पेक्टिवली ईजी रहेंगी। और
इंडिया ऐसा पहला कंट्री नहीं है जो कि ये कर रही है। इससे पहले स्विट्ज़रलैंड ले लो, चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम्स, इन्होंने ऑलरेडी अपने अपने देश के नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, जो जिसके कारण उन वहाँ के देशों में जो है प्रिडिक्शंस और भी ज़्यादा इजी हो चुका है, राइट। सो इसी के साथ आज का ये जो सेशन है जहाँ पे हम लोगों ने वेरियस करंट अफेयर्स मॉड्यूल्स डिस्कस किए, ये यहाँ पे आज ही ख़त्म होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।